हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अकरम सर लेकर आया हूँ मैं आपके लिए पार्ट 2 लेसन नंबर 1 कशिश शकल, जो हम क्या करेंगे इस लेसन में पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, जल्दी जल्दी क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपके फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, ताकि इससे बहुत सारे बच्चों का क्या हो सके बेटा, बेनिफिट हो सके। और साथ में ही जो हमारा अकाउंट है इंस्टाग्राम और फेसबुक का, उसे भी क्या कर लें, फॉलो कर लें, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आपको बहुत आसानी से मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं हमारे लेसन की तरफ, जो कि हमारा कशिशे शकल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला न्यूमेरिकल है, अब्दुल समद और अब्दुल बासित एक दूसरे से 1 मीटर के फासले पर बैठे हैं। तो मैं यहाँ पर एक ड्राइंग बना लेता हूं। ये है अब्दुल समद भाई और ये है अब्दुल बासित भाई। ठीक है, दोनों भी क्या है, एक दूसरे से 1 मीटर के फासले पर बैठे हुए हैं। 1 मीटर के फासले पर क्या है, बैठे हुए हैं। तो इनके दरमियान शकली कुव्वत कितनी होगी, हमें क्या मालूम करना है, फोर्स मालूम करना है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर दो ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम तरह का फोर्स लग रहा है तो वहां पर एक कैपिटल जी होती है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, और जो उनका डिस्टेंस होता है वो रास्त तनासुब में होता है स्क्वायर के साथ में। ठीक है, तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारे पास F इक्वल्स टू इनवर्सल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जो भी चीजें यहाँ पर दी है गिवन, वो गिवन में हम लिख लेंगे न्यूटन के कानून के मुताबिक। 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 75 इंटू 80 अपॉन 1 स्क्वायर। दोनों को मल्टीप्लाई करने का बहुत आसान तरीका है बेटा, 800 एक बार लिख दो, उसके आगे का जो नंबर है मल्टीप्लाई कर दो। 8 5 40, कैरी 4, 8 7 8 7 56 और 4 60, है ना। कितना आ गया, 6000। 6000 को क्या करो, 6.67 से मल्टीप्लाई करो। चलो जल्दी जल्दी कर लो मल्टीप्लाई, क्या आता है देखो। अब यहाँ पर मैं इसको उल्टा कर लेता हूँ, 6.67 इंटू 6000, ताकि मेरे को बहुत आसानी से क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। तो 1 0 2 0 3 0, 3 0 था, 3 0 मैंने पहले लिख दिया। 6 7 42, कैरी 4, 6 6 36 और 4 40, कैरी 4, 6 6 36 और 4 40। कितने नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट है, 1 2। 2 नंबर के बाद क्या कर दो, आशारिया लगा दो। 2 नंबर के बाद आशारिया लगा दो। कितना आ गया हमारे पास, 40020। क्या है आंसर हमारे पास, 40020 इंटू 10⁻² की पावर कितनी है, 10⁻11 है ना, 10⁻11। लेकिन अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको आंसर में क्या मिल रहा है, आंसर में मिल रहा है 4.00 इंटू 10⁻7। तो अब हमें क्या करना है, पावर 11 है ना हमारे पास में, तो हमारा डेसिमल पॉइंट सपोज यहाँ पर है, हमें क्या करना है, यहाँ कन्वर्ट किया तो पावर हो गई -10, यहाँ किया तो -9, यहाँ किया तो -8, यहाँ पे किया तो -7। तो आपके आंसर में देखो क्या दिया है, 4.00 इंटू 10⁻7 न्यूटन। अब -7 क्यों आया, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि पावर क्या की गई है बेटा, फर्स्ट पॉइंट से लेकर 4 के बाद में जाकर लगा दी गई है। तो जब भी हम क्या करेंगे, हमारा जो 10⁻² की पावर होती है उसको जब हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर पावर क्या होती है, कम होती है। ठीक है, और अगर हम क्या करेंगे, राइट साइड में लेंगे, जैसे यहाँ पर मेरे को एक और जीरो, जैसे यहाँ पर 4.00 इंटू 10⁻7 है ना, लेकिन मेरे को यहाँ पर 40.02 लिखना है, तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा 10⁻8। मैंने मतलब यहाँ पर क्या किया मैंने, कि पावर को क्या किया, राइट हैंड साइड की तरफ में शिफ्ट किया। जब राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करते हैं तो 10 की पावर इंक्रीज होती है, और जब लेफ्ट तरफ करते हैं तो 10 की पावर क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये चीज याद रखना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझ में आया आपको इतना। सेम तरह का क्वेश्चन है दूसरा। इसमें क्या बोला है कि अगर चिकनाहट की वजह से दोनों का जो फासला है वो फासला क्या हो, चेंज होए, तो इसमें रफ्तार क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग दे लेते हैं कि दी गई मालूमात के बराबर फोर्स हमें कितना मिल गया है, फोर्स हमें मिला है 4.00 इंटू 10⁻7 न्यूटन, है ना। अब्दुल समद का मास कितना बेटा, 75 kg। अब हमारे पास फॉर्मूला, दूसरा वाला फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स को हम क्या करें, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है असरा, है ना। तो ये जो मल्टीप्लाई में है, m जो मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू की इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में, एक्सेलरेशन। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना है, 4.00 इंटू 10⁻7 अपॉन में क्या है, मास 75। ठीक है, इसको हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो हम इसको कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल करने के बाद आंसर हमें क्या मिलेगा, 5.34
इंटू 10⁻⁹। देख लेते हैं कैसे होगा ये। इसको हमने क्या किया 4002 इंटू 10⁻11 कर दिया, ठीक है। 10⁻11 कितना था 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, सॉरी 10⁻10 कर दिया हमने। डिनोमिनेटर में हमारा 75 था, 75 कर दिया। 15 3 जा 75, सॉरी 15 5 जा 75, 15 2 जा 30, कितना बचा 10 और ये 0 100 हो गया। 15 6 जा 90 हो गया, कितना बचा 102। 15 के टेबल में 102 आता है क्या, नहीं, 15 छक्के 90। वापस से कितना बचा 12 बचा, डेसिमल पॉइंट 20, 15 8 जा 120। अब क्या बचा है 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, कितना बचा 1, 16 हो गया ये। 5 3 जा 15 हो गया, कितना बचा 1, 18 हो गया, डेसिमल पॉइंट है, अगेन डेसिमल पॉइंट लगा दिया मैंने। फिर उसके बाद कितना है 18 है, 5 3 जा 15, कितना बचा 3 बचा, डेसिमल पॉइंट है तो ये हो गया 30, 5 6 जा 30। अब हमारे पास में जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या है, हमारे पास में 10⁻9 बोला है, लेकिन यहाँ पे हमें कितना मिल रहा है 10⁻10। तो मैं क्या करूंगा डेसिमल पॉइंट एक और यहाँ पर शिफ्ट करूंगा, जिससे मुझे क्या मिला 5.336। क्या मिला आंसर में मुझे 5.336। अब हम क्या करते हैं जीरो फिगर आउट करते हैं ना, तो ये जो नंबर है लास्ट में वो 5 से बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा 5.340। इस तरह से आपको आंसर मिलेगा 5.340। दैट मीन्स आपका आंसर आया 5.34 इंटू 10⁻9। समझ में आया ये आपको? नहीं समझ में आया तो एक बार आप वीडियो को क्या करो रिवाइज करो, और रिवाइज करके वापस से देखो, जरूर समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। अब हमें क्या करना है 1 सेकंड बाद की रफ्तार मालूम करना है। तो 1 सेकंड की बाद की रफ्तार के लिए फॉर्मूला है हमारे पास में न्यूटन की पहली मसावत के मुताबिक। न्यूटन की पहली मसावत क्या है, v इक्वल्स टू u प्लस at। v मतलब क्या होता है लास्ट रफ्तार, u मतलब क्या होता है इनिशियल रफ्तार, पहली रफ्तार, a मतलब क्या होता है एक्सेलरेशन, t मतलब क्या है टाइम। तो हमने क्या किया उसके अकॉर्डिंग लिखना स्टार्ट किया। v इक्वल्स टू u क्या है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट खड़ा है, कोई भी कार खड़ी है तो उसकी इब्तिदाई रफ्तार क्या होगी 0 रहेगी ना, जब वो रेस्ट पर है। अगर मैं चल नहीं रहा हूँ खड़ा हूँ तो मेरी रफ्तार क्या है 0 है, लेकिन जब मैं चलना स्टार्ट करूंगा तो मेरी रफ्तार कुछ ना कुछ हो जाएगी। तो उस तरह से u की वैल्यू क्या है 0, लेकिन हमारे पास में जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन हमारे पास में कितना आया 5.34 इंटू 10⁻9। और हमारे पास में जो टाइम है 1 मीटर पर सेकेंड है, हमने क्या किया देन उससे इस वैल्यू को हमने क्या किया 1 से मल्टीप्लाई किया। जब हम क्या करेंगे किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा वही मिलने वाला है। तो इस तरह से हमें अब्दुल समद की 1 सेकंड के बाद की रफ्तार मिली 5.34 इंटू 10⁻9। क्या मिली हमें 5.34 इंटू 10⁻9। यहां तक आपको समझ में आया? बहुत इजी था बेटा। एक बार क्या कर लो थोड़ा सा वापस से रिवाइज करो, वीडियो को रिप्ले करो, वापस से एक बार देखो, फिर उसके बाद अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार और देखो। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो धीमी रफ्तार है, धीमी रफ्तार की वजह से बिगना रगड़ के थोड़ी देर में क्या होगा जो समद है बासित के नजदीक जाएगा। तो ये जो होता है ये असरा की वजह से होता है। अगर असरा किसी का बढ़ता है, एक्सेलरेशन अगर बढ़ता है तो उनका फासला क्या हो जाता है कम हो जाता है, और फासला कम होने की वजह से हम बता सकते हैं कि शक्ली कशिश का जो कानून है वो शक्ली कुव्वत के मुताबिक ये क्या होता है बढ़ते जाता है, और न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक अगर असरा बढ़ता है तो जो शक्ली कुव्वत है वो भी क्या होती है बढ़ती है। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको? इस टॉपिक को आपने जो है ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि जब भी क्या रहता है चांद कंप्लीटली रहता है तो जो पानी की लहरें रहती है वो नदी के किनारे तक के आती है या दूर तक के आती है, और फिर उसके बाद जब दिन निकलता है तो जो लहरें होती है वो थोड़ी डिस्टेंस पे चली जाती हैं। तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो एक बार इसको अच्छे से पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पर हम देखेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ ही क्यों आता है। तो मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटा सा डेमो दिखाता हूं आपको। ये बच्चा क्या कर रहा है, बॉल को हवा में फेंक रहा है। ठीक है, बॉल को हवा में फेंक रहा है। बॉल को जब वो हवा में फेंक रहा है तो ये एक सर्टेन डिस्टेंस तक के जा रहा है। अब जब बच्चे ने क्या किया, किसी स्पीड के साथ में इस बॉल को हवा में ऊपर की जानिब क्या किया भेजा, तो ये एक मैक्सिमम स्पीड तक के क्या करेगा, ये बॉल ऊपर की तरफ में जाएगा, मतलब एक स्पीड तक के जाएगा। क्यों? क्योंकि जो जमीन है, जमीन भी क्या कर रही है इसको अपनी जानिब कशिश कर रही है। तो पहले अगर मान लो इसकी स्पीड हम एक
फर्ज कर लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड। और जब 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी तो वो बॉल अपने आप ऑटोमेटिक क्या होगा, नीचे की तरफ में जाएगा और जाकर जमीन पर गिरेगा। तो ये इसमें हमें समझ में आ रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होता है, जमीन की तरफ में नीचे आता है, उसकी जो इनिशियल स्पीड होती है वो इनिशियल स्पीड पहले क्या होती है, इंक्रीज होती है। मतलब क्या हो रही है कि यहाँ पर पहले इनिशियल स्पीड, पहले 0 स्पीड थी, जब बच्चे ने क्या किया, गेंद को ऊपर फेंकने की कोशिश किया, तो जब फेंका नहीं था, हाथ में थी बॉल, तब उसकी स्पीड यानी यू क्या था, 0 था, लेकिन इसने क्या किया, कुछ स्पीड के साथ में बॉल को फेंका, तो ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन बनाकर क्या हो रहा है, नीचे की तरफ में आ रहा है। तो पहले ये क्या करेगा, एक स्पीड तक के ऊपर तक के जाएगा और एक सर्टेन डिस्टेंस पर क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। और जहां पर इसकी स्पीड 0 हुई, जब 0 स्पीड हुई, तो स्पीड 0 होने के बाद क्या होगा, ये अगेन वापस नीचे की जानिब में, वापस जो जमीन है, जमीन की तरफ में क्या होगा, वापस आएगा। इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, जमीन का कश्ते शकल का कानून। पिछले ही सवाल के बिना पर हमें यहाँ पर क्या दिया है, एक क्वेश्चन दिया है जिसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमें सारी चीजें गिवन है, मास 1, मास 2, मास 1 जो है जमीन का कमियत है, आर जो है कैपिटल आर, ये होता है जमीन का रेडियस, ठीक है, जमीन का रेडियस, ये दोनों वैल्यू जो है कांस्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, ये मेजर की हुई है। M2 क्या है, अब्दुल समद का जो वेट था, वो जो कमियत था वो कमियत दिया है। और कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10⁻11। सबको हमें यहाँ पर क्या करना है, वैल्यूज को रख लेना है। सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास में जो आंसर आ रहा है वो आंसर क्या होगा, सबको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आ रहा है यहाँ पर वो आंसर को लिखो। तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो हमारे पास आंसर क्या आया, हमारे पास में आंसर आया है 3001.5 एंड 40.96। अब देखो मैंने मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर लिया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो, आप लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड कर, आप डिवाइड भी क्या कर सकते हैं ना। चलो जल्दी से वीडियो को पॉज करके डिवाइड कर लो। तो डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर है 73.2788, है ना। तो अब हम क्या कर लेंगे, हमें अब क्या करना है, हमारी जो वैल्यूज है 6 इंटू 2, ये कितना हो गया, 10⁻12। ये 12 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, या 12 ये कैंसिल हुआ, ये 12 कैंसिल हुआ, कितना बचा यहाँ पर 12। 10⁻−11 है, -11 में से +12 जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ बचेगा 73.2788 इंटू 10⁻1। पावर 1 मतलब एक डेसिमल पॉइंट इधर, तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमें वैल्यू मिल जाएगी 73.2.788। लेकिन ये 27 था ना, इसको राउंड फिगर करने के लिए क्या करेंगे, 73.388, इस तरह से आपका आंसर आएगा। समझ में आया, इजी है बेटा, बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन आना चाहिए, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये बेसिक है। अब यहाँ पर मैं ये चीज को नहीं बता सकता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से दूसरा वाला है, ये आपको खुद से ट्राई करना है। इसके आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पे गौर करने की बात है कि न्यूटन के कानून के मुताबिक हर एक शय दूसरे शय को क्या करती है, कशिश करती है। तो जो सेब है वो सेब जमीन पर ही क्यों गिरा, जमीन सेब पर क्यों नहीं गिरी, ऐसा सवाल है। अब आप ऐसा सवाल करूंगा तो आप बोलेंगे सर तो एकदम बेवकूफ है, सर को पता नहीं है कि जमीन का जो कमियत है वो सेब की कमियत से क्या है, बहुत ज्यादा है। तो अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है तो वेरी गुड बेटा, आई होप आपको ये चीज मतलब समझ में आ रही है, अंडरस्टैंड हो रहा है ये लेसन, है ना। तो ये चीज एक्चुअल में होता क्यों है, क्योंकि जो हमारी जमीन है या जो दूसरे सैयारे हैं वो क्या करते हैं, अपने मदार में अपनी रफ्तार के साथ में गर्दिश करते हैं। इसकी वजह से ये अपनी कांस्टेंट स्पीड के साथ में गर्दिश करने की वजह से ये एक दूसरे के ऊपर नहीं जाते हैं, या फिर सेब जो है जमीन के ऊपर ही आता है, जमीन सेब के ऊपर नहीं जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज। इसके बाद का जो टॉपिक है उसका नाम है जमीन का शकली असरा। आपने देखा होगा कि हमें हमारे अतराफ में जो चीजें अवेलेबल है वो चीजें क्या करती है, जमीन से अट्रैक्ट करती है, उसको कशिश करने की कोशिश करती है। तो ये चीज जो है वो जमीन के शकली असरा की वजह से होता है, जिसको हम स्मॉल जी से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक हर वो शय जिस पर कुव्वत अमल करती है
उस शय में असरा पैदा होता है। असरा मतलब एक्सेलरेशन, मतलब उसकी जो जगह है वो क्या होगी, चेंज होगी, वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ मूवमेंट करेगा। तो जो ये जी है, स्मॉल जी, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से। स्मॉल जी है, ये क्या है, एक सीमित मिकदार है, और ये क्या होती है, प्लेस टू प्लेस चेंज होती है। मतलब हम जहां पे भी जाएंगे उस हिसाब से इसकी जो जी की वैल्यू रहेगी वो क्या होगी, चेंज होगी। जैसे मैं पहाड़ के ऊपर गया तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो दूसरा है। अगर मैं क्या हूं, एक नॉर्मल प्लेस पर हूं, तो उसकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी है वो क्या है, अलग होती है। मतलब प्लेस टू प्लेस ये क्या होती है, चेंज होती है। एक्सेलरेशन मतलब ही क्या होता है, मोमेंटम। देखो आपने क्या किया होगा, गाड़ी वगैरह चलाया होगा, तो आपने देखा होगा कि जब हम एक्सेलरेट करते हैं तो गाड़ी क्या होती है, आगे की तरफ में जाती है। तो उसी तरह जब किसी भी बॉडी के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन की वजह से उसके अंदर क्या आता है, मूवमेंट आता है, और इसे हम क्या करते हैं, स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। अब हम देखेंगे कि इसका प्लेस टू प्लेस कैसा चेंजेस होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि सतह जमीन जो है, हमारी जो जमीन पर है, जी की कीमत कैसे चेंज होती है। तो जो जी है, स्मॉल जी, इसको एक्सेलरेशन के लिए बताता है। हमारा जो फॉर्मूला होता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना। फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अब यहाँ पर क्या किया है इसने, एक्सेलरेशन की जगह पर जी दे दिया है, जिसके बेसिस पे हमें क्या मिला, एफ इक्वल्स टू एम जी। और एम ये क्या है, जमीन की कमियत है। कैपिटल एम जो है जमीन की कमियत के लिए क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। और कैपिटल आर जो होता है वो अगर शय पर वाक़ई हो तो आर इक्वल्स टू जमीन का क्या रहेगा, निष्कुत्र रहेगा। मैंने इससे पहले में बताया था ना कि आर इक्वल्स टू क्या रहेगा, जमीन का निष्कुत्र रहेगा। तो इसके बेसिस पे इक्वेशन बनती है। इक्वेशन क्या होगी, एम जी इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। और हम क्या करेंगे, जब हम किसके लिए ले रहे हैं, जमीन के लिए ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा जी इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जिसको हम जब सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू हमें मिलती है, तो हमें वैल्यू मिलती है 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसकी, ये होती है स्मॉल जी की वैल्यू। अब आपको क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन दो स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या करिए, फर्क लिखिए। तो कैपिटल जी जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, स्मॉल जी है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। ये प्लेस टू प्लेस क्या होता है, चेंज होता है, वो प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता है। ये सिमती मिकदार है, वो गैर सिमती मिकदार है। इसकी एसआई यूनिट जो है मीटर पर सेकेंड है, और उसकी जो एसआई यूनिट है। इस तरह से हमें क्या करना होता है, दोनों का फर्क लिखना होता है। 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये समझ में आया आपको, स्मॉल जी क्या होता है। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है जी की कीमत में होने वाली तब्दीली। अगर हम देखें तो हमारी जो जमीन है वो जमीन एक बेज़वी शक्ल की है। ठीक है, किस शक्ल की है, बेज़वी शक्ल की। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर जो जमीन का हिस्सा है वो कम है, और यहाँ पर देखें तो ये क्या है, ज्यादा है। इसको बोलते हैं हम कुतबैन, क्या कहते हैं, कुतबैन। और इसको हम कहते हैं खते इस्तवा, क्या कहते हैं, खते इस्तवा। और ये भी क्या है, कुतबैन है। तो जब हम जमीन के कुतबैन पे होंगे, कहां पर होंगे, यहां पर, सर यहां पर खड़े रहेंगे, तो यहां पर सर को जमीन क्या करेगी, ज्यादा खींचेगी अपनी तरफ, क्योंकि यहां पर ग्रेविटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, 9.832 होती है। और जैसे जैसे हम कहां पर आएंगे, खते इस्तवा के पास में आएंगे, वैसे वैसे ग्रेविटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है, जिसकी वैल्यू कम होकर क्या हो जाती है, कम होकर 9.78, कितनी हो जाती है, 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाती है। ये समझ में आया। तो अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि अगर कोई बंदा पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है, पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है, तो जी की जो वैल्यू होगी, जी की जो कीमत होगी वो क्या होगी, कम होगी या बढ़ेगी। तो याद रखो कि इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आता है, निग्लिजिबल चेंजेस होता है। जैसे एक हेलीकॉप्टर या जो एरोप्लेन होता है वो 6400 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या करता है, अपनी उड़ान भरता है, या उतने ऊपर क्या करता है, उड़ता रहता है। तो इसमें जो अगर फर्क आता है तो वो निग्लिजिबल फर्क आता है ग्रेविटी का। तो वो प्लेन नीचे क्यों नहीं गिरता है, मैंने बताया था ना स्टार्ट में कि वो प्लेन इसलिए नहीं गिरता है क्योंकि वहां पर मिकानाई तवानाई जो होती है वो लगाई जाती है। मिकानाई तवानाई क्या करती है, उसको उड़ाने में मदद करती है। जो भी तवानाई होती है वो तवानाई क्या करती है, उससे एरोप्लेन को उड़ने में क्या करती है, मदद करती है, जिसकी वजह से जब तक कि उसके अंदर वो तवानाई अवेलेबल होती है, वो एनर्जी अवेलेबल होती है, तब तक कि वो प्लेन क्या करेगा, उड़ता रहेगा। लेकिन जैसे ही उसके अंदर की वो तवानाई खत्म होगी तो वो क्या आ जाएगा, जमीन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें 2-3 जगह दी हुई है हमें, उसको हम देख लेते हैं। जैसे सतह जमीन का हिस्सा, जो जैसे हम फ्लैट जमीन पर रह रहे हैं, जहां पे हमारा घर है, तो वहां पर जो ग्रेविटी है वो 9.81 है। ठीक है, लेकिन जैसे कोई बंदा माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया, पहाड़ के ऊपर चढ़ गया, तो माउंट एवरेस्ट पे इसकी ग्रेविटी की वैल्यू क्या रहेगी, कुछ चेंज नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, 0.81 से क्या हो जा रहा है, 80 हो जा रहा है। ठीक है,
मतलब निग्लिजिबल चेंज है, छोटा सा चेंज आता है ग्रेविटी में। अगर कोई बंदा कहाँ पे जा रहा है, गुब्बारे से हासिल करके की गई गैस से वो ऊपर जा रहा है, बहुत ऊपर की तरफ चला गया, बहुत बुलंदी के ऊपर चला गया, तो उसकी जो ऊंचाई है सपोज 36.6 किलोमीटर है, ठीक है, तो उसकी जो ग्रेविटी में चेंज आएगा तब भी क्या है 9.77 है। और 9.77 दैट मींस कहां पर होती है ग्रेविटी, ये होती है हमारी खते इस्तवा के पास में, जो इक्वेटर है हमारा वहां पर है इतनी ग्रेविटी। तो दैट मींस क्या होता है, ग्रेविटी निग्लिजिबल चेंज होती है, ज्यादा चेंज नहीं होती है। प्लेस टू प्लेस चेंज तो हो रही है, लेकिन क्या हो रही है, थोड़ी सी, एकदम थोड़ी सी क्या होती है, चेंज होती है, ज्यादा चेंज नहीं होती है। समझ में आ रहा है आपको। जो सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं, अब बहुत सारे सैटेलाइट्स क्या किए जाते हैं, अलग अलग कंट्री से लॉन्च किए जाते हैं, तो उनका जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे मैंने बताया था ना कि चांद हमारे पास में क्यों नहीं आता है, क्योंकि वो क्या है, एक हमारा लिमिट है, उस लिमिट से क्या है, वो बाहर है ना, escape वेलोसिटी से वो बाहर है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, यहाँ पर नहीं आ पाता है। लेकिन उसके बाद भी उसके ऊपर ग्रेविटी क्या करती है, काम करती है, लेकिन ग्रेविटी वहां पर कितनी है, 0.225, मतलब बहुत कम ग्रेविटी उसके ऊपर एक्ट करती है, जिसकी वजह से वो जमीन के पास वापस नहीं आता है। हमने तो देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अर्थ के ऊपर जब क्या है, अवेलेबल है एक सर्टेन डिस्टेंस पे, सपोज एरोप्लेन है या कोई भी चीज है, तो जब वो जा रही है तो उसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब ग्रेविटी से उसका जो डिस्टेंस होता है या ग्रेविटी जो होती है उसके ऊपर कम एक्ट करती है, ठीक है, कम उसके ऊपर लागू होती है। तो क्या यही चीज अगर बंदा कोई यहाँ पर खड़ा होकर क्या करे, जमीन से ऐसे आर पार एक होल बनाए और इस कंट्री से डायरेक्ट इस कंट्री में जाना चाहे, तो इसको अगर वो डिगिंग करता है, खुदाई करता है और अंदर की तरफ जाता है, तो अंदर की तरफ जाने में इसकी जो ग्रेविटी है वो ग्रेविटी बढ़ेगी या कम होगी। तो ये सवाल का आंसर है बेटा कि जैसे जैसे बंदा क्या करेगा, इसके अंदर जाने की कोशिश करेगा, वैसे वैसे जमीन का जो मास होगा, जो इसकी कमियत होगी, वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसके अंदर का मादा क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जब मादा कम होगा तो इसकी ग्रेविटी भी क्या होगी, ऑटोमेटिक कम होगी। समझ में आ रहा है। जब मादा क्या होगा, कम होगा, तो ग्रेविटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इसका एग्जांपल आप एक मैग्नेट से ले सकते हो। एक बड़ा मैग्नेट है और एक क्या है, कॉइन है। उसको अगर हमें क्या करना है, दोनों को कोलाइड कराना है, दोनों को चिपकाना है, तो वो बड़ा मैग्नेट बहुत आसानी से क्या कर लेगा, उसको स्टिक कर लेगा, चिपक जाएगा। लेकिन उसी मैग्नेट के हम क्या करें, थोड़े थोड़े पार्ट निकालते जाएं और फिर उसके बाद उसको स्टिक करने की कोशिश करें, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। तो इसी तरह से ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट क्या करे, अगर इसके अंदर जाना चाहे तो ग्रेविटी यहां पर भी क्या होती जाती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। मतलब कि अगर हम जमीन के ऊपर जाएं चाहे जमीन के अंदर जाएं, हमारी ग्रेविटी क्या होगी, कम होगी। समझ में आ रहा है इतना। इसके बाद एक सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए बार बार पूछा जाता है, कमियत और वजन में फर्क। कमियत किसी भी शय में मौजूद मादे की मिकदार को कमियत कहते हैं, ठीक है। जैसे ये मेरा बॉडी है, इस बॉडी में कितनी कमियत है, कितना मादा है, वो उसका क्या कहलाएगा, कमियत कहलाएगा। और जो वजन होता है बेटा, ये वजन अभी मैंने बताया ना कि स्मॉल जी की वजह से जो वजन होता है वो वजन बदलता रहता है। अगर हम जमीन के ऊपर है तो हमारा जो वजन होगा वो ज्यादा होगा, और अगर हम चांद के ऊपर चले जाए तो वहां पे ग्रेविटी क्या है, कम है, तो इसकी वजह से वजन जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम। तो वजन कभी भी जो मेजर किया जाता है, वेट कभी भी जो मेजर किया जाता है, ड्यू टू ग्रेविटी क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। ये सिमती मिकदार है, गैर सिमती मिकदार है, इस तरह से इसका डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन मैं आपको लिखाऊंगा क्वेश्चन आंसर के सेशन में, लेकिन इसको क्या कर लेना, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अब यहाँ हमारे दिमाग में एक और चीज आता है कि सर हम जो डेली लाइफ में, डेली बोलचाल में यूज करते हैं वजन वजन वर्ड, वो एक्चुअल में कमियत होता है या वजन होता है? वो एक्चुअल में कमियत होता है। अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का वजन मालूम करना है तो उसे हमें 9.8 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि इरफान नाम का एक बच्चा है, उसकी जो वजन है 75 किलोग्राम है, ठीक है, सॉरी उसका जो कमियत है वो कितना है, 75 किलोग्राम है। तो उसका वजन कितना होगा, तो उसका वजन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसे 9.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके उसका आंसर कितना आएगा, 735 न्यूटन आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज। अब यहाँ पर एक और सवाल है कि अगर एक आदमी है जिसका वजन जो है 750 न्यूटन है, तो वो चांद पर कितना होगा। तो याद रखना बेटा, चांद पर ग्रेविटी कम होती है, जिसकी वजह से वजन क्या होगा वहां पर, और भी कम होगा। तो इस बेसिस पे ये दी हुई मालूमात के बिना पर इसे क्या किया गया है, सॉल्व किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो बाद में क्या आती है, कम आती है। जैसे 750 क्या था, इसका किलोग्राम था, तो 126.8 न्यूटन इसका क्या मिला है, हमें आंसर मिला है। ठीक है,
इसके बाद है आजादाना हरकत। इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो क्या करे आजादी के तौर पर अपने आप को मूवमेंट में लाए वो क्या कहलाएगा, आजादाना हरकत। जैसे ये एक पेन है, ये अभी मैंने क्या करके रखा है, इसको पकड़ के रखा है, जिसकी वजह से इसके ऊपर कोई ना कोई क्या लगाई जा रही है, ताकत लगाई जा रही है। जैसे ही मैं इसको क्या करूंगा, छोड़ूंगा, तो ये कहां पे आ रहा है, नीचे की तरफ में आ रहा है। मतलब कि जब तक मैं इसको पकड़ के रखा हूं तब भी इसके ऊपर क्या कर रही है, ग्रेविटी काम कर रही है, ग्रेविटी इसको अपनी तरफ में खींच रही है। लेकिन मेरे हाथ की जो ताकत है उसने क्या करके रखा है, इसे रोक के रखा है। लेकिन जैसे ही मैं क्या करूंगा, इसे छोड़ूंगा तो ये नीचे की जानिब जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, आजादाना हरकत कहते हैं। कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करेगा, जमीन की तरफ में अपने आप को मुतवज्जा करेगा, हरकत में लाएगा, उसे क्या कहेंगे, आजादाना हरकत कहेंगे। यहाँ पर जो जी, स्मॉल जी है, ये बहुत ज्यादा काम करती है, क्योंकि ये क्या कर रही है, ग्रेविटी की वजह से इसे अपने जानिब में खींच रही है। लेकिन अगर हम देखें कि आजादाना हरकत जो है ग्रेविटी की वजह से पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि ग्रेविटी क्या कर रही है, हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ में खींच रही है। लेकिन इसी के अगेंस्ट में अगर हम देखें चांद के ऊपर, तो चांद के ऊपर ग्रेविटी कम होने की वजह से वहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, इस तरह वेव के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह पे तैरता रहता है या उड़ता रहता है। तो जो ग्रेविटी है वो ग्रेविटी क्या करती है, बहुत ज्यादा एक्ट करती है किस पे, आजादाना हरकत पे। आजादाना हरकत दैट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर सके, फ्रीली मूवमेंट कर सके एक जगह से दूसरी जगह पर। लेकिन जमीन की ग्रेविटी की वजह से वो क्या करती है, उसे बार बार अपनी तरफ में खींचती रहती है। तो इसे हम कहते हैं आजादाना हरकत। इसे दिमाग में रखना, एक मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक। तो फ्री फॉल का मतलब, आजादाना हरकत का मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम क्या करें, सेम डिस्टेंस से छोड़े, तो वो क्या सही में एक साथ में नीचे गिरेंगे। सकते हैं कि जो इरेजर था वो इरेजर पहले गिर गया और जो पेपर था वो पेपर थोड़ा देरी से गिरा। तो ऐसा क्यों होता है, ये होता है टोटल जो हमारी हवा होता है, जो हमारे आसपास का सराउंडिंग होता है, यहाँ पर जो हवा की मौजूदगी होती है उसकी वजह से। अगर इन्हीं दोनों चीजों को क्या किया जाए, एक वैक्यूम में बंद किया जाए, एक सिलेंडर जैसा स्पेस बना दिया जाए और वहां पर क्या किया जाए, छोड़ा जाए जहां पर हवा नहीं पहुंच सकती है, तो दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट साथ में नीचे गिरेंगे। तो जो हमने प्रैक्टिकल देखा उस बेसिस पे एक न्यूमेरिकल है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमें बोला गया है कि एक बॉल है जो 125 मीटर के हाइट से क्या हो रहा है, नीचे की तरफ में आ रहा है, जहां पर जी की वैल्यू हमें दी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो अब हमें यहाँ पर कुछ चीजें फाइंड करने के लिए बोला है। पहला जो है, जमीन तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगने वाला है वो टाइम, दूसरा जमीन पर पहुंचने वक्त की रफ्तार, और तीसरा निस्फ वक्त के बाद इसकी बुलंदी, मतलब आधे टाइम के बाद इसकी क्या हाइट होगी। तो हम तीनों फाइंड कर लेते हैं। पहला जो हमें गिवन दिया है, हमने सारा गिवन क्या किया, लिख लिया। उसके बाद न्यूटन के सेकेंड इक्वेशन के बिना पर S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। जब भी कोई भी चीज क्या होगी, इनिशियली इब्तिदाई जो रफ्तार होगी वो क्या होगी, जीरो। जब यहाँ पे बॉल क्या है, स्ट्रेटली अवेलेबल है, तो यहाँ पर बॉल की रफ्तार क्या है, जीरो है। और जब नीचे आ रहा है तो उसकी रफ्तार क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस हमें पता है कि 125 क्या है, मीटर है, जिसकी वजह से हमने s की वैल्यू क्या ले लिया, 125 मीटर, और u इक्वल्स टू 0। हमें टाइम पता नहीं है, तो हम टाइम क्या कर रहे हैं, पता कर रहे हैं। हमें टाइम पता करने के लिए बोला है ना, तो हम टाइम पता कर रहे हैं। हाफ एज इट इज, a की वैल्यू, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, वैल्यू हमें क्या दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम यहाँ पर एक ही जगह पर क्या लिख लेंगे, 10 लिख लेंगे। और t की वैल्यू हमें पता नहीं है, हमने एज इट इज यहाँ पर क्या किया, उसे छोड़ दिया। तो अब इसको क्या करो, कैंसिल करो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। हमें क्या मिला, 125 इक्वल्स टू, क्या मिला, 125 इक्वल्स टू। यहाँ पर कोई भी नंबर होता t के साथ मल्टीप्लाई करता तो 0 मल्टीप्लाई 1 अगर होगा, 2 होगा, कुछ भी होगा, तो 0 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाता, 0 हो जाता। तो इसको काउंट करने की जरूरत नहीं है। क्या बचा हमारे पास, 125 इक्वल्स टू 5 और ये t स्क्वायर, क्या बचा, 5 और t स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 5 एंड t स्क्वायर। ये 5 क्या है, मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू किस तरफ जाएगा, तो डिवाइड 125 अपॉन 5, वन 125 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कितना बचा 2, 5 5 जा 25। t स्क्वायर इक्वल्स टू 25, टेकिंग स्क्वायर रूट या जजरुल मुरब्बा करने पर क्या मिल जाएगा, t इक्वल्स टू 5। क्या मिल गया हमें, t इक्वल्स टू 5। मतलब उसको कितना टाइम लगेगा, 5 सेकंड लगेगा। कितना लगेगा, 5 सेकंड लगेगा। ये समझ में आया, ठीक है। इसके आगे क्या करते हैं,
दूसरा हमें क्या बोला है, दूसरा हमें बोला है जमीन पर पहुंचते वक्त की रफ्तार। हमें क्या करना है, इसकी रफ्तार मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, अगेन न्यूटन की पहली मसावत लेंगे। न्यूटन की पहली मसावत क्या है, v इक्वल्स टू u प्लस at। तो v हमें पता है क्या, नहीं, हमें क्या करना है, रफ्तार मालूम करना है। तो v एज इट इज रहेगा, u की वैल्यू मैंने बोला कि इनिशियल में क्या रहती है, रफ्तार 0 रहती है, तो 0 हो गया प्लस a की वैल्यू क्या है हमारे पास 10, t कितना है हमारे पास में, t आया 5, तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 10 5 जा 15, 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये वाला समझ में आया आपको अच्छे से। तो अब यहाँ पर हम तीसरा देख लेते हैं। तीसरे में हमें बोला है कि हाफ टाइम में कितना होगा। तो जैसे हमने देखा कि टाइम कितना आया था, 5 सेकंड आया था, तो हम क्या करेंगे, उसका हाफ कर देंगे। तो हमने यहाँ पर हाफ किया तो वैल्यू कितना आ गई 2.5। अब हम क्या करते हैं, हमारे अगेन न्यूटन का सेकंड इक्वेशन के बेसिस पे, तो सेकंड इक्वेशन क्या है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि u हमेशा क्या होगा 0, 0 के साथ t की कुछ भी वैल्यू है, t की वैल्यू क्या है, सपोज 2.5 है, तो 2.5 मल्टीप्लाई 0 क्या हो जाएगा, ये 0 ही हो जाएगा, है ना। प्लस हाफ a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू है 10 और t की वैल्यू क्या है 2.5 का स्क्वायर। ये वैल्यू क्या हो गई 0 और हमें क्या मिला 10, 1/2 इंटू 10 इंटू 2.5 क्या हो जाएगा, ये 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 मल्टीप्लाई 2.5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 6.25, क्या आ जाएगा 6.25। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे हमें आंसर मिलेगा 31.25। ठीक है, 31.25 हमें क्या मिला, आंसर मिला। अब हमें क्या निकालना है, निस्फ वक्त में लोहे की गेंद। तो हमारा टोटल टाइम कितना था, कितना बुलंदी था 125, 125 में से क्या करो, निकाल दो, कितना निकाल दो 31.25। तो आंसर क्या आ गया आपके पास में 93.75। इस तरह से इसको सॉल्व करना है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए इसको पूछ सकता है। तो दूसरा वाला भी इसी तरह से करना है, आप खुद से ट्राई करो, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसकी वजह से मैं क्या कर रहा हूं, इसको स्किप कर रहा हूं। तो सकली तवानाई, तवानाई बिलकवा होता क्या है कि किसी भी तवानाई को क्या किया जाए, स्टोर किया जाए, जमा किया जाए, उसे हम तवानाई कहेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि तीर कमान में क्या करना, तीर को खींचना, ये क्या है, तवानाई बिलकवा है, और जैसे ही छोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, तवानाई बिल हरकत। जैसे हमने स्ट्रेच किया पोटेंशियल एनर्जी और चेंज किया तो काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, जमीन के ऊपर है, तो उसकी वैल्यू होती है mgh। लेकिन अगर वो क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट जमीन से काफी दूर पे जा रहा है, जैसे स्टार्स है जितने दूरी पे, अगर उतनी दूरी पे जाएगा तो g की वैल्यू क्या होती जाएगी, 0 होती जाएगी, मतलब कम होती जाएगी, और लास्ट में जाकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 0 हो जाता है तो उसके लिए वैल्यू क्या होगी, उसके लिए वैल्यू होगी gmm अपॉन r प्लस h, और यहाँ पर r जो है और m जो है कमियत और रेडियस है। ठीक है, उसका कमियत और निष्कुत्र है। ये समझ में आया क्या होता है सकली तवानाई बिलकवा, गैरेज सकली रफ्तार। अब मैं इसको बताने के लिए आपको एक डायग्राम बनाता हूं। ये जैसे हमारी जमीन है और सर यहाँ पर आपके खड़े हैं, और क्या किए सर ने, आपके एक बॉल को किक मारा, इतने जोर से मारा कि वो कहाँ पे चला गया, स्टार्स के पास में चला गया। ठीक है, अब मैं हल्क बन गया और हल्क बनकर क्या किया, स्टार्स के पास में बॉल को हमारे मार दिया, है ना। तो ये बॉल जो है ये वापस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ हद तक की क्या होती है, ग्रेविटी बेटा काम करती है, कुछ दूरी तक की ग्रेविटी काम करती है, और जब ये चीज क्या होगी, ग्रेविटी की कशिश शकल की जो लेयर है, या जहां तक कि इसकी पहुंच है, वहां तक अगर चली गई या उसके आगे चली गई तो उसको वापस में नहीं ला सकता है। इसी चीज को कहा जाता है गैरेज सकली रफ्तार। यानी कि किसी भी जिस्म को या किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या किया जाए, इतनी ताकत या इतनी रफ्तार के साथ में फेंका जाए कि वो क्या करे, जो हमारी कुव्वते कशिश है, कुव्वते कशिश के परे चले जाए, उससे दूर चले जाए और वापस ना आए, उसे हम कहेंगे गैरेज सकली रफ्तार। इसी रफ्तार के बिना पर क्या किया जाता है, जो रॉकेट होती है हमारी, उन रॉकेट को क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है, और ये रॉकेट क्या करते हैं, फिर उस प्लेस पर चले जाते हैं जहां से वो वापस नहीं आते हैं। समझ में आ रहा है ये चीज, गैरेज सकली रफ्तार क्या होता है, ऐसी रफ्तार जिस रफ्तार से कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर सके, जमीन की कशिश शकल को पार कर सके और वो कहां चले जाए, स्टार्स तक के चले जाए। मतलब कि एक डिस्टेंस तक के क्या होती है, कशिश शकल उस चीज को कशिश करती है, और जब वो डिस्टेंस खत्म हो जाता है तब वो क्या करेगी, उसे कशिश करना बंद कर देगी। उसी को हम कहते हैं गैरेज सकली रफ्तार। ठीक है बेटा।